बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे। बच्चों, यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। बच्चों, हम इसके दो भाग पढ़ चुके हैं। इन दो भागों में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से झूरी काछी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके पास दो बैल होते हैं। वे बैल अपनी मूक भाषा में वार्तालाप किया करते हैं। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने मालिक से भी बहुत प्यार करते हैं। एक बार ऐसा अवसर आता है कि झूरी काछी उन दोनों बैलों को अपने साले के साथ भेज देता है, परंतु उन बैलों को ऐसा लगता है कि हमें बेच दिया गया है, तो वे वहाँ से भाग आते हैं। अब जब झूरी काछी का साला फिर से उन बैलों को लेकर जाता है तो उन्हें बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांधता है, परंतु फिर भी झूरी काछी का जो साला होता है वो कितना भी प्रयास किया उसने, पर फिर भी वो जो बैल होते हैं वे वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अब जब वे मुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद में वो रास्ता भटक जाते हैं और इस रास्ते भटकने के दौरान उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, अब कहानी के तीसरे भाग में हम जानेंगे कि क्या बैल वापस आ गए, क्या हीरा मोती अपने घर वापस लौटकर आ गए, या फिर उन्हें रास्ते में ही परेशानियों का सामना करना पड़ा और वो कभी भी अपने घर वापस नहीं आए। चलिए बच्चों, हम कहानी का तीसरा भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। तो बच्चों, जब वे बैल रास्ता भटक गए थे तो उन्हें एक मवेशी खाने में जाना पड़ा और वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि पशुओं की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें पूरे दिन भोजन का एक तिनका भी नहीं मिलता है, तो ऐसा मौका, ऐसा साबिका उनके जीवन में पहली बार आया कि उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। इससे पहले उन्हें खाने को बहुत ही अच्छा खाना मिलता था। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है, उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह कैसा मालिक है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, इससे तो झूरी का जो साला था गया वह फिर भी अच्छा था, कम से कम वह खाने को देता तो था, चाहे रूखा सूखा ही क्यों ना दे। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। यहाँ पर बहुत सारे पशु थे। इस मवेशी खाने में वे पशु थे जो कि आवारा घूमते हुए पकड़े गए थे और किसी भी पशु के सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। सब क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गए थे, इसलिए ज़मीन पर मुर्दा यानी कि मृत हुए प्राणी के समान पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकी लगाए ताकते रहे। सारा दिन दोनों मित्र हीरा और मोती दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर यानी कि एक टक देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। पर कोई भी चारा लेकर के नहीं आया, यानी कि पूरे दिन उन्हें भूखा मरना पड़ा। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तब उनके पास कोई चारा नहीं था तो उन्होंने क्या किया, दीवार की मिट्टी को ही चाटना शुरू कर दिया। पर दीवार की मिट्टी चाटने से भला उनको क्या तृप्ति होती, क्या संतुष्टि होती, उससे तो कोई भी संतुष्टि नहीं हुई। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला यानी कि अग्नि दहक उठी। वह अब विरोध करने पर उतारू हो गया, उसके अंदर क्रोध की भावना पैदा हो गई। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती से कहा, अब तो रहा नहीं जाता, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती ने अपना सिर लटका करके बहुत दुखी होते हुए उत्तर किया, ऐसा लग रहा है आज तो अपने प्राण ही निकल जाएंगे, आज तो अपनी मृत्यु निश्चित है। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते हो, बस तुम्हारे अंदर इतना ही सामर्थ्य है, इतना ही बूता है तुम्हारा, इतने शक्तिशाली होकर भी तुम ऐसी निराशा की बातें करते हो। सारी अकड़ निकल गई, सारी अकड़ निकल गई, क्योंकि हम सुबह से भूखे हैं, बिल्कुल भी ताकत शेष नहीं बची है।
बाड़े की दीवार कच्ची थी। वह जो बाड़ा था, वह जो मवेशी खाना था, उसकी दीवार मिट्टी की बनी हुई थी, कच्ची दीवार थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। तो हीरा ने जब जोर लगाया तो उसके सींगों से मिट्टी का एक चिप्पड़ यानी कि एक परत पूरी की पूरी निकल करके बाहर आ गई, यानी कि दीवार कमज़ोर होनी शुरू हो गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इतना होने पर उसके अंदर और साहस आया। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो वो कोशिश करके उस दीवार की मिट्टी को गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। कांजी हौस यानी कि जो मवेशी खाना था, उसका चौकीदार जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया। बच्चों, हाजिरी क्यों लेनी ज़रूरी होती है? क्योंकि वहाँ पर सारे जानवरों की गिनती होती है कि कहीं कोई जानवर वहाँ से भाग तो नहीं गया, कोई जानवर की मृत्यु तो नहीं हो गई, इसलिए वहां पर जानवरों की गिनती रखना आवश्यक होता है। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए। जो हीरा था वह बहुत ज़्यादा उजड्ड था, यानी कि बहुत ज़्यादा गंवार था। हीरा ने क्या किया था? हीरा ने उनकी मिट्टी, उनकी जो दीवार थी उसकी मिट्टी को निकाल दिया था सींग मार मार कर। तो हीरा का यह जो गंवारपन था, यह जो उजड्डपन था, इसको देख करके चौकीदार को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। इसलिए उसने हीरा को एक बहुत मोटी सी रस्सी से बांध दिया सजा देने के लिए। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई। मोती ने पड़े पड़े कहा, क्या फ़ायदा हुआ, आखिर में तो मार ही खानी पड़ी, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा, मेरे अंदर जितना बूता था, मेरे अंदर जितना सामर्थ्य था, उतना तो मैंने प्रयास किया। अगर मैं इतना भी ना करता तो इससे क्या फ़ायदा होता? ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। मोती ने कहा कि ऐसे जोर मारने से क्या फ़ायदा हुआ कि उल्टा तुम और बंधन में पड़ गए और तुम्हें बांध दिया गया। इससे पहले कम से कम तुम खुले तो थे, स्वतंत्र तो थे, लेकिन अब तो तुम्हें और ज़्यादा परतंत्र हो गए हो, अब तो तुम्हें और ज़्यादा बंधन में बांध दिया है। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। उसने कहा कि मैं तो जोर मारता जाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी बंधन में रहना पड़े। जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जान से जाना पड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम इतना विरोध करोगे, इतना विद्रोह करोगे, तो तुम्हारी जान चली जाएगी। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हीरा ने प्रयास किया, और हीरा का कहना यह था कि अगर मैंने प्रयास किया, उसके लिए चाहे मुझे बंधन में भी पड़ना पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा प्रयास सफल हो जाता तो कितने सारे इन जीवों की मेरे कारण जान बच जाती। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन अगर इस कष्ट को पाने के बाद भी मैं इतने पशुओं की जान बचा पाता हूँ तो ये कष्ट कोई मायने नहीं रखते। और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। तो मोती ने कहा, हाँ तुम्हारी यह बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं भी प्रयास करता हूँ। देखा बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता की भावना पर कितना जोर दिया है। उनका प्रयास यह बताना है कि स्वतंत्रता सीधे सीधे सरल तरीके से नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तो हमें प्रयास, परिश्रम करना ही पड़ता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ पर पहले हीरा मार रहा था, और दीवार कच्ची हो गई थी, उसी जगह पर मोती भी सींग मारने लगा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। इसके बाद वह दीवार में इस तरह से जोर जोर से सींग मारने लगा जैसे किसी प्रतिद्वंदी या शत्रु से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। करीब 2 घंटे तक वह परिश्रम करता रहा, जोर आजमाइश करता रहा, ताकत लगाता रहा। उसके बाद में वह दीवार
गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। यानी कि उसने बहुत मेहनत से, बहुत शक्ति से उस दीवार को गिरा डाला। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही वो दीवार गिरी तो वो जानवर जो कि बिल्कुल मृत प्राय पड़े हुए थे, वो एकदम से चेत उठे, वो एकदम से जागृत हो गए। ऐसा लगा कि उनके अंदर जान आ गई हो। 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली। 3 घोड़ियां जो वहां पड़ी हुई थी वो एकदम से खड़ी हुई और बहुत तेजी से भाग निकली। फिर बकरियां निकली, उनके बाद में बकरियां निकल गईं। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो सारे जानवर यह देखते ही कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का मौका आया है, यह देखते ही सरपट भाग गए, तेजी से वहां से भाग गए। लेकिन केवल गधा वहां पर खड़ा रहा। केवल गधा ही ऐसा पशु था जिसको अभी भी भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए। हीरा ने भी कहा भागने के लिए, पर वो बोले हमें फिर से पकड़ लिया जाएगा। तो क्या हरज है, इसमें क्या परेशानी है? अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भागा जा सकता है। हमें तो डर लगता है। गधों ने कहा, हमें तो डर लगता है, क्योंकि वो बहुत डरपोक थे। हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा के गले में एक बहुत मोटी रस्सी बंधी हुई थी और मोती उस रस्सी को तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो हीरा ने कहा कि अरे तुम तो मुक्त हो, तुम तो यहाँ से चले जाओ, हम फिर कहीं पर हमारी भेंट होगी, फिर कहीं हम मिलेंगे, तुम अपनी जान बचा लो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा की बात सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। मोती ने कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी, इतना मतलबी समझते हो कि हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आज जब तुम पर विपत्ति या परेशानी आई है और मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊंगा, तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा, क्या मैं इतना मतलबी हूँ? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा, अगर तुम पकड़े जाओगे तो बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह सब तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। मोती ने कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हें दंड मिला है उसी अपराध के लिए मैं भी दंड लेने के लिए तैयार हूँ। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। हमने जो किया उससे इतना तो फायदा हुआ कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वो सब हमें कितना अच्छा आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए कितने, हमारे हित के लिए सोचेंगे वो, क्योंकि हमने उनकी जान बचाई है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम स्वतंत्र नहीं हुए तो भी हमारे कारण और लोग तो स्वतंत्र हो गए। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। ऐसा कहने के बाद में मोती ने, जो कि स्वतंत्र था, उसने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और खुद अपने बंधु या भाई के पास आकर के सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। सुबह जब हुई और सबने देखा, वहां के जो रखवाले थे उन्होंने देखा कि वहां पर सारे पशु भाग चुके हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा खलबली मच गई, बहुत ज्यादा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे। लेकिन फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। फिर अंत में उन्होंने हीरा और मोती को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पर रहे। उन्हें दिन में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। एक तृण या तिनका भी उन्हें नसीब नहीं होता था। हाँ, दिन में केवल एक बार उनको पानी पिला दिया जाता था। उसी पानी के आधार पर वो जीवन जी रहे थे।
दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, ठठरियाँ निकल आई थीं। वे दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था, उनकी ठठरियाँ निकल आई थीं, यानी कि उनकी हड्डियाँ दिखाई देने लग गई थी, उनके शरीर का हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। यह स्थिति उनकी हुई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। वो जो बाड़ा था वहाँ पर एक डुगडुगी की आवाज़ आने लगी और दोपहर में वहाँ पर 50-60 लोग एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। लोग आते, उन्हें देखते और वापस चले जाते। कोई भी उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे बैल बिल्कुल मरे हुए से थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और कृषि में मजबूत बैलों की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे किसान आए, पर किसी ने भी उन बैलों को नहीं खरीदा। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। तब वहां पर एक दड़ियल यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति आया। उसका चेहरा बहुत ही कठोर था, उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बहुत कठोर थे और उसकी आंखें लाल लाल थीं। वह आकर उस बाड़े के जो मुंशी जी थे उनसे बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसका चेहरा देखकर ही अंतर्ज्ञान से, यानी मन के अंदर एक सहज ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पर ही वे दोनों मित्र समझ गए कि यह तो कोई बहुत ही कठोर आदमी है। उनके हृदय कांप उठे, वो बहुत ज्यादा डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। उसे देखते ही वे समझ गए कि यह कसाई है और उन्हें मारने के लिए ले जा रहा है। इसलिए उसे देखकर ही दोनों डर गए, उनकी स्थिति खराब हो गई। डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा ने कहा, इससे अच्छे तो हम गया के घर में ही थे, वहां से बेकार में ही भागे, अब तो ऐसा लगता है अपनी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अब मोती भी डर गया था, उसने भी अश्रद्धा के भाव से, यानी कि बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना किसी विश्वास के साथ उसने यह उत्तर दिया कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती। कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, फिर उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। हमने क्या बुरा किया है जो ईश्वर भी हमारे ऊपर दया नहीं करते। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। तो वह बोला कि भगवान के लिए तो हमारे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो हमारा मरना और जीना बराबर है। चलो अच्छा है, हम कुछ दिन भगवान के पास ही जाकर रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। जब ये दोनों गया के यहाँ पर बंधे हुए थे तो एक छोटी सी बालिका ने इनकी रस्सी खोल दी थी और इन्हें वहाँ से भगा दिया था। तो इस प्रकार भगवान ने तब इनकी सहायता की थी। तो इन्हें अभी भी यह विश्वास है कि भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। यह आदमी हमारे ऊपर छुरी या चाकू चलाएगा और हमें मार देगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग ही तो किसी न किसी के काम आ जाएंगे। तो इसमें क्या चिंता की बात है, हमारे शरीर की हर अंग, हमारा मांस, हमारी खाल, सब कुछ तो किसी न किसी के काम आ जाएंगे। हमारा यह शरीर है, यह समाज के, ये दुनिया के काम ही आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब वो नीलाम हो गए थे, उन्हें बेच दिया गया था और दाढ़ी वाला व्यक्ति उन्हें लेकर के चला। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, उनके शरीर का एक एक अंग कांप रहा था। वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उन्हें मालूम था अब उनकी मृत्यु निकट है। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। उनके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो चल सकते, लेकिन डर के मारे, भय के मारे दोनों दौड़ते हुए चले जा रहे थे। क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। क्योंकि अगर वे जरा भी धीमी चाल में चलते थे तो वह जो दड़ियल था वह बहुत जोर से उनके ऊपर डंडा जमा देता था। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं राह में, यानी कि रास्ते में।
गाय बैलों का एक रेवड़। रेवड़ क्या होता है बच्चों? रेवड़ होता है समूह। तो जब हीरा मोती आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक समूह हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। वह समूह हरे हरे चारागाह में चर रहा था, यानी कि वहाँ पर मजे से घास खा रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे। वे सभी पालतू जानवर थे और सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे। चिकने चपल, वे चिकने थे यानी कि स्वस्थ थे बिल्कुल, और चपल चंचल थे क्योंकि उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं था। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। उन जानवरों में से कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। पागुर का अर्थ आप जानते हैं बच्चों, जानवर बैठे बैठे जुगाली करते हैं ना, अपने मुंह को चलाते रहते हैं। तो उसी तरह से कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका। वे सब बहुत सुखी थे, बहुत ही आनंद में थे। पर कितने स्वार्थी हैं सब। लेकिन हीरा और मोती ने सोचा कि ये सब कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। इनमें से किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि इनके दो भाई, इन्हीं की जाति के, इन्हीं जैसे ही जानवर दो भाई बधिक के हाथों पड़े हुए हैं। बधिक होता है बच्चों शिकारी। तो दो भाई यानी कि हीरा मोती वे शिकारी के हाथ में पड़े हुए हैं और कैसे दुखी हैं, और वो कितने ज़्यादा दुखी हैं। उनका जीवन कितना संघर्षमय है। उनकी मृत्यु का भी भरोसा नहीं है क्योंकि वे ऐसे शिकारी के हाथ पड़ गए हैं जो हो सकता है कि उनको मार ही ना दे। सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। एकदम से दोनों चौंके। उन्हें लगा अरे यह तो अपना जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। इसी रास्ते से तो झूरी का साला गया उन्हें लेकर के गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। उनको वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब होता है पल पल, हर क्षण, हर एक क्षण, हर वक्त उनकी चाल तेज होने लगी। वे और तेज चाल से चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। रास्ते में उन्हें जो भी थकान हुई थी और जो भी उनके अंदर कमज़ोरी थी, क्योंकि बहुत समय से उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उन्हें अपना गांव नज़र आया वैसे ही उनकी सारी कमज़ोरी, सारी थकान गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही घर आ गया। अचानक उन्हें उनका घर दिखाई दिया। अरे देखो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। अरे यही तो वह कुआं है जिस पर हम आया करते थे। यह तो सारा हमारा जाना पहचाना है। हमारा गांव है, हमारा घर है और हमारा कुआं है। यही कुआं है, यही तो वह कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक आ गया। मोती ने कहा देखो, हमारा घर पास आ गया, नज़दीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है। हीरा ने कहा यह तो उस भगवान की ही दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। मोती बोला अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, अब तो मैं अपने घर के लिए भाग रहा हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तो उन्होंने आपस में सोचा कि दौड़कर अपने थान तक, जो हमारा स्थान था, वहाँ तक हम चले जाते हैं और उसके बाद हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हमें कैसे लेकर के जाएगा। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों उन्मत्त होकर, एकदम व्याकुल होकर, बिल्कुल दीवाना होकर वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़े और बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की तरफ दौड़े। जैसे बछड़े होते हैं जो आपस में कुलेलें करते हैं, खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, उसी प्रकार से उनके अंदर भी बचपना आ गया था और अपने घर को देखते ही वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वह हमारा थान है, वह हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों अपने स्थान को देख करके वहां पर आकर खड़े हो गए और उनके पीछे पीछे दड़ियल भी दौड़ा दौड़ा आ रहा था।
झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी दरवाजे पर बैठा था और वहां पर वो धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अपने बैलों को देखते ही दौड़ करके उसने उन बैलों को गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। वो दोनों आनंद के मारे खुशी के कारण रोने लगे और झूरी का हाथ चाटने लगे। दोनों ही अपने मालिक से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। दड़ियल ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली, लेकिन झूरी ने कहा ये तो मेरे बैल हैं, इनकी रस्सियां क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। दड़ियल बोला ये तुम्हारे बैल कैसे हो गए? मैं तो इन्हें अभी नीलाम हुए थे तो वहां से अभी खरीद करके लेकर आ रहा हूँ, ये मेरे बैल हैं। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? झूरी बोला मुझे तो ऐसा लगता है तुम इन बैलों को चुरा करके लाए हो। ये मेरे बैल हैं, इन्हें कोई भी नीलाम कैसे कर सकता है? इन्हें किसी को भी नीलाम करने का अधिकार नहीं है। ये मेरे बैल हैं और मेरे ही पास रहेंगे। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल बोला मैं तुम्हारी शिकायत जाकर के थाने में कर दूंगा, थाने में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल हैं इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी ने कहा मेरे दरवाजे पर खड़े हैं और यह मेरे बैल हैं, यही इस बात का सबूत है। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती ने तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। मोती उसे गांव के बाहर तक खदेड़ आया। वह आगे आगे भागा जाता था, मोती उसके पीछे पीछे जाता था। जब गांव के बाहर का रास्ता बाहर आकर वह खड़ा हो गया तो मोती वहीं पर रुक गया। अब वह जो दड़ियल था वह दूर से खड़ा खड़ा मोती को गाली दे रहा था, पत्थर मार रहा था और गांव के लोग उसे देख देख कर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। मोती घमंड के साथ लौटा क्योंकि वह दड़ियल को बाहर भगा आया था। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। हीरा ने कहा मुझे तो लगा था कि तुम उसे जान से ही मार दोगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। देखा बच्चों आपने, दोनों कितने वीर थे, जो दोनों कितने निडर थे। उन्होंने यह सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें हमारी जान से हाथ धोना पड़े, पर हम उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके साथ हम कैसे भी नहीं रहेंगे। चाहे वह कुछ भी कर ले, मैं अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। वे आपस में कहते हैं हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्योंकि हम बहुत सीधे और बहुत सरल हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। अब उनको बड़े प्रेम के साथ में बहुत अच्छा भोजन मिला। उनकी जो नाद थी उन्हें भोजन से भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। अब दोनों प्यार से खाने लगे। झूरी उनके शरीर को सहला रहा था और वहाँ के गांव के जो लड़के थे वो वहाँ यह तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था, सारे गांव में उत्साह का वातावरण था। सब लोग हंस रहे थे, सब लोग खुश हो रहे थे, इन बैलों की बातें कर रहे थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय झूरी की पत्नी आई और उसने उन दोनों के माथे चूम लिए, यानी कि बैलों के जाने के बाद उन्हें भी उन बैलों की याद आने लग गई थी और उसे भी उन बैलों से लगाव हो गया था। तो बच्चों हमने 2 बैलों की कथा, यह कहानी पढ़ी है। आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि यह बहुत ही रोचक कहानी है। बच्चों इस कहानी के प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे। आपने इस कहानी में पढ़ा किस प्रकार से दोनों बैलों ने अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया, कितना प्रयास किया, और यही बताना हमारे जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, उनका लक्ष्य है। बच्चों अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।